इसी प्रकार अनुसूची 7 की बात करते हैं। जो संविधान की अनुसूची 7 है, इसके अंतर्गत जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच की शक्तियों का बंटवारा किया गया। और कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां। तो अनुसूची 7, ठीक है, इसमें क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये सब बात है ना आपकी बॉडी में बहने लगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। तो 7वीं अनुसूची में कुल 3 लिस्ट हैं। एक है संघीय सूची, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, दूसरी आपकी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ठीक, और तीसरी है आपकी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राइट। तो अनुसूची जो 7 है उसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया राज्य और केंद्र के बीच में। 3 सूचियां, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। जो संघीय सूची है इसमें मूलतः 97 विषय थे संविधान में, जो कि बढ़ाकर के लगभग 100 कर दिए गए हैं। 97 थे, 100 कर दिए गए हैं। और जो आपकी समवर्ती सूची है इसमें कुल विषय 47 थे, जो बढ़ करके लगभग कितने हो गए? 52 हो गए हैं। और जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसमें कुल विषय आपके 66 थे, जो कि घट करके 5 घटा दिए और कितने रह गए? 61 रह गए, 61 रह गए। तो जब केसी वेर कहते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है? क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक है, तो क्यों ऐसा कहते हैं? पहली बात ये कि इसके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि संघीय जो सूची है इसमें सर्वाधिक विषय सम्मिलित हैं। संघीय सूची में सर्वाधिक विषय सम्मिलित, सोच लीजिए 100 है, यहाँ पे उसके आधे ही है, यहाँ भी आधे ही है लगभग। और दूसरा गुणवत्तापूर्ण विषय सम्मिलित है। पहली तो संघीय सूची में, यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा विषय सम्मिलित है और सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसी में ऐड है। इसका मतलब हमारी रेलवे हुई, ठीक है, एविएशन सेक्टर हुआ, हमारा जो जहाजरानी हुआ, ठीक है, इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, या डिफेंस के फील्ड में R&D करना हो, ये सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, गुणवत्तापूर्ण विषय हैं, ये सारे कहाँ सम्मिलित किए? संघीय सूची की। और जो भी कर, जिन करों से सबसे ज्यादा उगाही होती है वो भी संघ सूची में, ठीक है। तो एक ये आर्गुमेंट देते हैं। दूसरा समवर्ती सूची के विषय में आर्गुमेंट क्या देते हैं? और हाँ, और तीसरा इसका एक ये भी है कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है किसको है? केंद्र को, यानी कि केंद्र को कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। अनन्य, यानी कि सिर्फ केंद्र ही इस पे कानून बना सकता है। यहाँ क्या है? यहाँ पर भी कैसे हैं? ठीक ठाक है सब्जेक्ट। दूसरे इसमें भी गुणवत्तापूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण है, ठीक है। तीसरे क्या होता है? इसमें केंद्र और राज्य, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉ के बीच में गतिरोध हो रहा है तो ऐसे में जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके ही कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके ही कानून को वरीयता दी जाएगी, और जो स्टेट है उसका कानून जो है खारिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ से भी सिद्ध होता है कि हमारा संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव करता है। समवर्ती सूची में भी, संघ सूची में तो था ही। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें जो एक तो कम संख्या में है, कम संख्या में। दूसरी बात करें तो ये क्या है? गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता की क्या है? अच्छी नहीं है। छोटे छोटे सब्जेक्ट जहाँ से बहुत कम टैक्सेशन आता है, ऐसे टैक्स हमको दे रखे हैं।
स्टाम्प ड्यूटी और ये सारे। तो स्टेट लिस्ट की बात करें, इसके संबंध में कानून कौन बनाता है? स्टेट बनाते हैं, इनके राज्य बनाते हैं, स्टेट्स राज्य बनाते हैं। लेकिन इसमें भी अब बात है, इसमें भी स्टेट को अनन्य अधिकार नहीं है, एकमात्र केवल स्टेट ही इस संबंध में कानून बना सकते हैं ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियां, कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेस ऐसी होती है जहाँ पर सेंट्रल यहाँ भी कानून बना सकता है। अब ये कौन सी परिस्थितियां? ये परिस्थितियां यहाँ पे दो तीन आती हैं, जैसे कि स्पेशल सर्कमटेंसेस, विशेष परिस्थितियां। एक है आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल है, काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, काफी बार इसका उल्लेख भी किया जाता है, 249, 249। और एक आर्टिकल है आपका 312, 312। तो 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि अगर संघ सरकार को लग रहा है कि राज्य सूची के इस पर्टिकुलर विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है या फिर अपरिहार्य है, तो संघ सरकार ऐसा कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है और उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अंडर द आर्टिकल 249, राइट। हालांकि ऐसे में राज्यसभा को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके बाद जो सेम प्रोसेस होती है अन्य किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए, उसी प्रकार से कानून बनाया जा सकता है। और ऐसा कानून हालांकि 1 वर्ष तक लागू होता है, उसके बाद में संशोधन के माध्यम से राज्यसभा उसको बढ़ा सकती है। दूसरा है आर्टिकल 3 से 12। आर्टिकल 3 से 12 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। अगर संघ सरकार को लग रहा है कि किसी एक या एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राष्ट्रीय हित में है, जरूरी है, तो वह सरकार ऐसा कर सकती है अंडर द आर्टिकल 312, राइट। तो ये सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं कि यहाँ पर केंद्र को अधिकार मिल जाता है स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का, जबकि ये क्षेत्र किसका है? राज्य का है। तो इस प्रकार से केसी में फिर अंततः यही कह देते हैं, देखिए कि संघ सूची में केवल केंद्र को अधिकार है, संबंधी सूची में भी केंद्रीय प्राथमिकता रखता है और राज्य सूची में भी राज्यों को पूरी शक्तियां क्या है? अनन्य अधिकार नहीं, यहाँ भी केंद्र अंततः आ ही जाता है। कुछ और भी परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, जैसे कोई राज्य सूची का विषय है, उसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय हमने संधि की आर्टिकल 253 के तहत हमने कोई इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन किया और उसका संबंध किसी स्टेट से, स्टेट लिस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एग्रीमेंट को लागू कर देगी, स्टेट से नहीं पूछेगी, कंसेंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रावधान है हमारे संविधान में। तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ यातायात संचार व्यवस्था है, जैसे कि रेलवे है, ठीक है। तो रेलवे का रख रखाव स्टेट को करना है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट करती है, समझ रहे हैं ना। यानी कि रेलवे है, रेलवे विषय किसका? केंद्र सरकार है, लेकिन रख रखाव स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार से भी कहा, मतलब बातें की जा सकती है। एक आर्टिकल 3 हुआ। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 बात करता है किसी नवीन राज्य की सृजन करने का, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, या एक राज्य से 2 या 2 से अधिक राज्य बनाना हो, उसकी सीमाओं का परिवर्तन करना हो, सीमाओं को घटाना हो, सीमाओं को बढ़ाना हो, या फिर किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो। तो ऐसा करने के लिए संघ सरकार पूर्णतः स्वायत्त है। संघ सरकार यह बहुत आसानी से कर सकती है। एक साधारण प्रस्ताव लाना होगा जिसकी राष्ट्रपति को पूर्व सहमति की जरूरत होती है और उसके बाद में बड़ी आसानी किसी राज्य में ये सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि राज्य का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे आज मैं उत्तर प्रदेश में सो रहा हूँ, कल जब जागा तो पता लगा मैं उत्तराखंड में सो रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो राज्यों का अपना कोई अस्तित्व भी नहीं है, तो राज्य कहाँ मजबूत है? तो इसलिए क्वासी फेडरेशन है, इसलिए ये कहते हैं कि अर्थसंघात्मक है, कि शिविर। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति का मामला तो आपको पता ही है, काफी विवादों में रहता है कि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है हर एक राज्य में। राष्ट्रपति केंद्र का या संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है और जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, हर एक राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं उसकी पदवी धारित करता है। तो फिर संघ सरकार क्या करती है? राज्यपालों के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों में इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है। चाहे वो केरल स्टेट की बात हो, ठीक है, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, राजस्थान की बात हो, असम की बात हो, या फिर आपका ये पश्चिम बंगाल की बात हो, सारे राज्यों में हमेशा ये राज्यपालों के पद से संबंधित जो विवाद हैं ये सब सुर्खियों में बने रहते हैं।
इसके अलावा हमारे यहाँ एकल निर्वाचन आयोग है। ये भी कहना है लोगों का कि हमारे यहाँ सिंगल इलेक्शन कमीशन है, तो वही हमारे संघ सरकार से संबंधित जितने भी निर्वाचन है उनको करता है, जैसे कि संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, इनका निर्वाचन तो करता ही है। साथ ही साथ राज्यों की बात की जाए, राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, इनका निर्वाचन भी वही करता है। तो एकल निर्वाचन आयोग है। तो ये भी जो प्रावधान है सारे एकात्मकता की तरफ झुकाव रखते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हों या फिर अन्य जस्टिस हों, मेनली हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति का मामला हो, चाहे उनके पद से हटाने का मामला हो या फिर त्यागपत्र का मामला हो, इन संबंध में ही केंद्र सरकार विशेष स्थिति रखती है। जैसे कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पद से हटाना है तो विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है अंडर द आर्टिकल 368 के तहत, और उसके तहत ही इनको पद से हटाया जाता है। दो आधार होते हैं, साबित कदाचार और अक्षमता, इन दो आधारों पर इनको हटाया जा सकता है इनके पद से। और अगर इनको अपना इस्तीफा देना है, ठीक है, त्याग पत्र देना है, तो वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। बल्कि होना ऐसा चाहिए था कि परिसंघीय व्यवस्था है, अगर इस्तीफा देना चाह रहे हैं तो राज्यपाल को दें, स्टेट का संवैधानिक प्रमुख है। और अगर उनको पद से हटाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है तो कौन चलाएगा? विधानसभा चलाती, राज्य की पार्लियामेंट है वो चलाती। और अगर जो तीसरा पक्ष है उसका तीसरा पक्ष नियुक्ति की बात है, तो नियुक्ति भी स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। तो ये भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है। तो फिर इसके बाद में अंततः फिर निष्कर्ष पर पहुंचे, तो इसमें आप थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के विषय में जान लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीधा ये कहता है, चाहे वो केशवानंद भारती का मामला हो 1973 का, 24 अप्रैल 1973 का, चाहे वो SR बॉम्बे का मामला हो 1994 का, इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारतीय संविधान एक उभयचर प्रकृति का है, यानी कि भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में साधारण शासन प्रशासन करता रहता है, अपनी संघीय व्यवस्था जो है उसके तहत शासन प्रशासन करता है, ठीक है। यानी कि जब सामान्य स्थितियां चल रही होती हैं तो भारतीय संविधान एक आदर्श संघ की भांति व्यवहार करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, जैसे कि इमरजेंसी हो या कोई और समस्या हो, संकट हो, तो ऐसे में भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा कि संविधान की प्रकृति उभयचर है, उभयचर यानी कि दोनों हैं। तो इस हिसाब से वो निष्कर्ष देते हैं कि भारतीय संविधान मूलतः संघीय है, संघात्मक वाशी नहीं है, अल्पसंघात्मक नहीं है भारतीय संविधान, ठीक है, इस बात को याद रखिए। और जो इसमें जो वो पक्ष हैं, जो वो प्रावधान है जो एकात्मक की ओर झुकाव रखते हैं, वो भारतीय संविधान की खूबसूरती है। और आगे सुप्रीम कोर्ट और कहता है कि अगर हम भारतीय संविधान से जो एकात्मकता की ओर जो झुकाव रखने वाले प्रावधान है उनको रिमूव कर देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, तो भारतीय संविधान परिसंघ में तब्दील हो जाएगा, फेडरेशन में हो जाएगा, जो अमेरिका टाइप का फेडरेशन होगा। जबकि हमारा संविधान या हमारा संघीय व्यवस्था फेडरेशन टाइप का नहीं है, अमेरिका जैसा नहीं है, हमारे यूनियन टाइप का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।